नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विशेषण। तो आइए देखते हैं यह पाठ हमें क्या सिखाने जा रहा है। जुड़िए और समझिए। सुंदर फूल खिल रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है, डाल पर 3 कोयल बैठी हैं। ये आपको 3 वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या हमें बताया जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए गए हैं। अर्थात फूल जो है वो संज्ञा शब्द है, बच्चा वो संज्ञा शब्द है, कोयल वो भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में सुंदर शब्द, फूल की, छोटा शब्द बच्चे की तथा 3 शब्द कोयल की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं। अर्थात फूल कैसा है? सुंदर। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। कोयल कितनी है? 3। तो ये सारे शब्द जो हैं इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखते हैं विशेष्य। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिन उनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हरा पेड़, भली लड़की, ताज़ी घास, काली गाय, नया घर आदि। इनमें मोटे शब्द क्या हैं? विशेष्य हैं। जैसे हरा पेड़, तो पेड़ की विशेषता क्या थी? वो हरा है। लेकिन विशेष्य क्या हुआ? क्योंकि पेड़ के विषय में बात की जा रही है तो पेड़ हमारा विशेष्य हो गया। भली लड़की, लड़की क्या है? विशेष्य, संज्ञा है आपकी, और भली उसकी विशेषता है। ताज़ी घास, घास की विशेषता है कि वो ताज़ी है, लेकिन किसकी विशेषता है? ये घास की विशेषता है। नया घर, घर क्या है? ये भी हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये नया है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। अब आते हैं हम विशेषण के भेदों पर। विशेषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दोबारा से देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण दोष देखिए, सीधा, शांत, दानी, मधुर, ईमानदार, बुरा, कुरूप, कंजूस, विद्रोही आदि। ये इसके गुण और दोष दोनों को प्रकट कर रहा है। भाव देखिए, वीर, क्रोधी, दयालु, ईमानदार, सच्चा, ये सारे भावों को प्रकट कर रहे हैं। रंग, गोरा, काला, लाल, पीला, सफेद, नीला, आसमानी, ये सभी रंगों का बोध करा रहे हैं। दशा या अवस्था, कमजोर, ताकतवर, पतला, मोटा, स्वस्थ, बूढ़ा, युवा, बीमार, ये दशा और उसकी अवस्थाओं का बोध करा रहे हैं। आकार देखिए, बड़ा, छोटा, बौना, ठिगना, लंबा, गोल, चौकोर आदि। स्थान या देश काल, स्थान क्या है होते हैं? देश काल क्या होते हैं? शहरी, ग्रामीण, जापानी, चीनी, प्राचीन, आगामी, पुरातन, ये सारे शब्द हमारे स्थान, देश और कालों को संबोधित कर रहे हैं। इनके कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। रणजीत सिंह वीर योद्धा थे, तो रणजीत सिंह वीर योद्धा थे। तो वीर क्या है? ये भावों को प्रदर्शित कर रहा है, ये उनका एक गुण है। गोल मेज पर जापानी गुड़िया रखी है, तो गोल मेज क्या हो गया? गोल हो गया आपका आकार, और जापानी क्या हो गया आपका? देश, देश हुआ, स्थान हुआ। जापानी गुड़िया यानी कि जापान से लाई हुई एक गुड़िया रखी है। मेरा छोटा भाई घर पर है, ईमानदार व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे
भेद पर। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसकी माप अथवा तौल का बोध कराती है, अर्थात किसी भी वस्तु का नाप तौल की मात्रा का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के मुख्यतः दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। परिमाणवाचक का पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे यह पुल बनाने में 200 टन लोहा लगा है, 5 मीटर रस्सी ले आना, कनस्तर में 15 लीटर तेल आता है, सड़क की लंबाई 7 किलोमीटर है। तो ये क्या है? ये हमारे निश्चित रूप से नाप तोल को दर्शा रहा है। आगे आइए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल या मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। तुम बहुत मिठाई खाते हो, स्वामी जी ने थोड़े फल ही ग्रहण किए, चाय में कम चीनी डालना, गर्मी है थोड़ा शरबत पी लो। तो ये क्या है? यहाँ पर हमारा निश्चित परिमाण नहीं है कि थोड़ा कितना है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। थोड़ा किसी के लिए कप भी होता है, आधा कप भी होता है ना। और थोड़े फल 2 फल भी हो सकते हैं, उसमें 1 फल भी हो सकता है। बहुत मिठाई अर्थात बहुत सारी मिठाई। तो इसमें कोई निश्चित हमारी नाप तोल की मात्रा का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम तीसरे अपने भेद पर, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम संख्या मतलब उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे इसके भी 2 भेद होते हैं बेटा, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में कैसे हम पता लगा सकते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं 3 दिनों के लिए आगरा जा रहा हूँ। अब यहाँ पर संख्या का निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ। गली में 8वां घर हमारा है। रीमा ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं 3रे माले पर रहता हूँ। मेरे घर में 18 सीढ़ियाँ हैं। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये निश्चित रूप से हमें किसी ना किसी संख्या का बोध करा रही हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सरकार ने गांव में अनेक कुएं खुदवाए, अर्थात कितने कुएं खुदवाए उनकी हमें निश्चित संख्या का पता नहीं है। बस में बहुत भीड़ थी, यात्री बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कितने यात्री हैं। थोड़े दिन बाद बीज अंकुरित होने लगेगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इसकी हमें अभी गिनती का पता नहीं है। थोड़े बहुत दिन में, 1 हफ्ते में या 10 दिन में कितने दिन लगेंगे इसका हमें पता नहीं है। थोड़े दिन में बीज अंकुरित होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्याओं का बोध बताया जा रहा है। अब चौथे नंबर पर आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा से पहले लग कर के विशेषण का कार्य करते हैं और उन्हें क्या करते रहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, खरीद लो। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक है संज्ञा शब्द, उससे पहले ये हमारा यह शब्द लग गया है, तो ये सर्वनाम शब्द। लेकिन यहाँ पर संज्ञा से पूर्व लग करके इसने अपना विशेषण का रूप लिया है। सार्वनामिक जो है वो संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है ना। इसीलिए इसको यह हम यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि यह पुस्तक अच्छी है, यह घड़ी तो अनीता की है, वे फल ताज़े हैं, खा लो। तो यहाँ पर किसी ना किसी बात के लिए संकेत दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक और
परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखिए ध्यान से। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, अर्थात संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित और अनिश्चित तौर पर मापा तौला जा सकता है। यहाँ पर उनकी गिनती की जा सकती है संख्यावाचक में, और परिमाणवाचक में निश्चित या अनिश्चित तौर पर मापा तोला जाता है, यानी कि उनका नाप तोल किया जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में उसका वजन या मात्रा, उसका वजन कितना है या उसकी मात्रा कितनी है। पिताजी, जैसे देखिए पिताजी 10 दिन बाद लौटे हैं, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। माँ ने पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि मीटर में खरीदा है, उसकी नाप ली गई है। इतना भोजन पकाने के लिए कई लीटर तेल चाहिए, यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक में 20 मीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नापा जा रहा है। यहाँ अनिश्चित में आ रहा है आपका कई लीटर, अर्थात इसमें हमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा की जगह पर हम प्रयोग करते हैं सभी को पता है कि वे सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह फूल है, यह क्या है? सर्वनाम। यह फूल सुंदर है, यहाँ पर यह शब्द है, सर्वनाम ही है, लेकिन यहाँ पर यह फूल की विशेषता बता रहा है, कौन सा एक विशेष फूल है जिसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो रहा है। वे पढ़ रहे हैं, वे छात्र पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं ये सर्वनाम है, और वे छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर छात्र कौन कौन से पढ़ रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आ रहा है। अब देखते हैं हम विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। बच्चों, तुलना की दृष्टि से जब हम विशेषणों की तुलना करते हैं तो उसकी दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। पहली है हमारी मूलावस्था। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। साधारण रूप से उसकी तारीफ होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे लता मंगेशकर जी का गायन मधुर है। उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक बताया जाता है या उससे कम बताया जाता है। दोनों ही जो है अवस्थाएं इसमें होती हैं कि वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर का गायन अन्य गायिका से मधुर है, अन्य गायिकाओं से मधुरतर है। और तीसरी अवस्था है हमारी उत्तमा अवस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक से तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर का गायन मधुरतम है। अब इसमें एक बहुत आसान तरीका होता है हमें उत्तरावस्था और उत्तमावस्था छांटने का। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें देखिए उत्तरा अवस्था, जब त और र ये आ रहे हैं तो इसमें हमें उत्तरा अवस्था, इसमें भी उत्तरा में भी त और र का ही प्रयोग हो रहा है, तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था मधुरतम, इसमें त और म आ रहे हैं, तो इसमें भी हमें एकदम से पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी अवस्था है। जैसे सुंदर, जैसे हम कहते हैं कि वह लड़की सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या है? किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं कि उस लड़की की सुंदरता अतुलनीय है, तो ये हो गया। अब हमारी आती है उत्तमा अवस्था, जब हम इसमें करते हैं कि वह लड़की समस्त लड़कियों में सुंदरतम है, तो यहाँ पर सुंदर की तीनों अवस्थाएं, यहाँ पर सुंदर एक विशेषण शब्द है, उसकी अवस्थाएं दोनों हमने यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग करनी है। अब देखते हैं विशेष में। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में त र प्रत्यय जोड़ते हैं।
जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तमा प्रत्यय जोड़ते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि किस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अब देखते हैं अवस्थाओं के रूप क्या क्या होते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सरल, सरलतर, सरलतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ये अवस्थाएं हमारी इसी प्रकार से उत्तरा और उत्तमावस्था आगे चलती हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग लगा करके की जाती हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। अब क्या है ये देखिए कि विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग लगा करके बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा से किस प्रकार से हम विशेषण बनाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बॉक्स पढ़ करके दिखाती हूँ, ये वाला बॉक्स आप खुद पढ़िएगा। तो इस बॉक्स में सबसे पहले जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं, लालच, विज्ञान, भारत और कीमत। इससे विशेषण इनके क्या बने, लालची, वैज्ञानिक, भारतीय, कीमती। अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण शब्द किस प्रकार से बनेंगे। मैं, मुझसा, आप, आपसा, यह, ऐसा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम क्रिया से विशेषण शब्द किस प्रकार से बनेंगे। क्रिया शब्द दिए गए हैं, खेलना, खिलाड़ी, भूलना, भुलक्कड़, गाना, गायक। और इन सभी में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हुए हैं। लालच, लालची, ची, ई। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय लगा करके इनको संज्ञा शब्दों के द्वारा बनाया है। क्रिया से विशेषण बनाना। देखिए यहाँ अभी मैंने आपको संज्ञा से और सर्वनाम से बताया। अब देखते हैं क्रिया से। खेलना, खिलाड़ी, भूलना, भुलक्कड़, गाना, गायक। यानी कि ये तीनों शब्द जो हैं ये क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं और विशेषण बनाने के लिए इसमें हमने शब्दों को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय शब्द जो होते हैं उनके द्वारा हम विशेषण शब्द कैसे बना सकते हैं। भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, ऊंचा, ऊंचाई, गहरा, गहराई। तो इन शब्दों से हम जो है अव्यय शब्दों से पूरा विशेषण शब्दों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या दोहरा सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषणों को उनकी माप, तौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है। संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से ही पहचाना जा सकता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब देखते हैं इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा। तो आइए देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम। जबकि ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आओ अब लिखें। इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है। ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए आप सभी बच्चे। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहला है इसमें, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेषण।
विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो निश्चित परिमाणवाचक। ये हुआ हमारा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए कैसे बनाने हैं इनके। मैं मौखिक रूप से आपको समझाती हूँ। राष्ट्र, राष्ट्रीय। भारत, भारतीय। मास, मासिक। पीछे, पिछला। ग्राम, ग्रामीण। दाएं, दाहिना। कीमत, कीमती। भूलना, भुलक्कड़। देखना, दिखावा। आगे, अगला। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उनके भेद आपको बताने हैं। तो मैं यहाँ पर विशेषण शब्दों को रेखांकित करूंगी और भेद आप स्वयं ही उसके बताएंगे कि ये भेद कौन सा है। तो ये आपको अपनी पुस्तक को पढ़ करके ध्यान से बताना होगा। अमीषा ने सुंदर चित्र बनाया, तो यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया सुंदर। रोहित ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ये हो गया 5 मीटर। भिखारी को थोड़ा अन्न दे दो, थोड़ा। डाल पर 3 कोयल बैठी हैं, तो 3। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सचिन क्रिकेट का श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। तो ये आपके हो गए थे जो विशेषण के जो शब्द हैं। विशेषण शब्द आपके यहाँ। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो मैं यहाँ पर आपको विशेषण शब्दों को रेखांकित करके बताऊंगी और आपको इन कॉलम्स में उनके भेद भी अपने आप लिखने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर विशेषण शब्द कौन से हैं, फिर आप बहुत आसानी से इसको पहचान पाओगे कि यहाँ पर कौन सा भेद है। अमीषा ने सुंदर चित्र बनाया, तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या हो गया? सुंदर। रोहित ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 मीटर यहाँ पर विशेषण। भिखारी को थोड़ा अन्न दे दो, थोड़ा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से इसके आप भेद भी लिख सकते हैं। डाल पर 3 कोयल बैठी हैं। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, बहुत। सचिन क्रिकेट का श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। तो ये हो गया हमारे विशेषण शब्द। अब इनके साथ इनके भेद आपको इन कॉलम्स में स्वयं ही लिखने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।